स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसके अब हम आखिरी चरण में चल रहे हैं। मतलब अब उसके आखिरी कुछ टॉपिक्स, वैसे तो मैं कहूंगा कि एक ही टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन, लेकिन उसको हमने पार्ट्स में बांटा है, तो वो करीबन आपके 2 से 3 टॉपिक टोटल हो जाएंगे उसमें, यानी कि 2 से 3 वीडियोस आपको उस पर मिलने वाले। और उस आखिरी टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सब टॉपिक जिसको आप बोल सकते हो, वो है कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। हालांकि बच्चों, ये जो कंसेप्ट है सरफेस केमिस्ट्री का, अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो किया होगा और उसमें अगर मैंने कैटलिस्ट के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया, अगर आपने देखा है तो वो कैटलिस्ट की थ्योरी में मैंने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हालांकि वही कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट में चेंजेस नहीं है, और वही जो कंसेप्ट मैंने वहां एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को दिए थे, वही सेम कंसेप्ट यहां पर भी लागू होंगे, क्योंकि वहां पर भी हमने कैटलिस्ट का देखा था कि कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है। यहां पर भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से रूबरू होना है, मतलब हम केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स देख रहे हैं, तो यहां पर भी हमारे लिए कैटलिस्ट, जो कि एक रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी वर्किंग इंपॉर्टेंट होती है। और उसी की वर्किंग से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी? पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट अ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव सो एज टू मेक द कोलिजन्स इफेक्टिव। अब एक चीज तो तय थी कि हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे, तो हमने पहला फैक्टर पढ़ा था कंसंट्रेशन। अगर आपको याद हो, मैंने स्नूकर गेम का एक एग्जांपल दिया था, स्नूकर टेबल का एक एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि जितनी ज्यादा बॉल्स टेबल पर होंगी, उतना ज्यादा बॉल्स के कोलिजन होने के चांसेस हैं। और अगर बॉल्स के कोलिजन होने के उतने ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर प्रोडक्ट के बनने के भी उतने ज्यादा चांसेस है कि वो प्रोडक्ट उतनी तेजी में बनेगा। मतलब सारा खेल जो है वो कोलिजन पे निर्भर करता है कि भैया कोलिजन सही हुआ तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। अब वो जो कोलिजन है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग आपस में कोलाइड करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया भैया ये एक ए है रिएक्टेंट और ये एक और बी है दूसरा रिएक्टेंट, और इन दोनों को मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाना है पी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पी प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, और कोलिजन के दौरान ही ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन करने के लिए अपने आप, मतलब अपने आप चले जाएंगे कि अपने आप कोलाइड कर देंगे? ए और बी को रख दो तो क्या अपने आप कोलाइड कर देंगे? नहीं, उनको एक एनर्जी चाहिए है, उनको एक एनर्जी चाहिए, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक एनर्जी चाहिए जिसमें वो इफेक्टिव कोलिजन कर सके। देखो, कोलिजन तो कर सकते होंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या वो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते होंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन में क्या अंतर है? ये मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद, मतलब ये बताऊंगा कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। लेकिन मैं अभी फिलहाल ये कह रहा हूं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी चाहिए ताकि वो एक इफेक्टिव कोलिजन कर सके, और इफेक्टिव कोलिजन फिलहाल मान लो कि वो वाला कोलिजन है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स करने के बाद अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कोलिजन करने के लिए उनको मिनिमम कुछ एनर्जी चाहिए, जिसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलता हूं, पहले मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व बता देता हूं, फिर मैं आपको यह चीज एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का एक बार कर्व देख लेते हैं, तो आपको काफी चीजें क्लियर कर दूंगा। मैं वापस से स्लाइड पर फिर दोबारा आऊंगा। पहले एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व देख लेते हैं। यह है वो कर्व जिसकी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, यह है वो ग्राफ, यह है वो कर्व। अब आप इस कंसेप्ट को समझो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दिस इज अ कर्व विद द पोटेंशियल एनर्जी एंड विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो मैं अगर इसको मोटे मोटे रूप में बनाऊं, तो मैं अगर एक बार कर्व आपको बनाकर फिर से बता दूं, ये वही कर्व है जो हमने कैटलिस्ट के फिनोमेना में देखा भी था। तो मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं, यहां पर देखते हुए चलेंगे। ये है एनर्जी, आप इसको पोटेंशियल मान लो या टोटल एनर्जी, कुछ भी आप अभी फिलहाल इसको एनर्जी मान सकते हो। और ये आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मतलब यहां पर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, और उसमें एक जगह पर हमारा होगा कौन? रिएक्टेंट, और एक जगह पर एरिया पर होगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब इस एक्सिस पर आपको जो मिलना है वो मिलना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स।
ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब एक जगह पर कौन है, रिएक्टेंट है, तो एक जगह पर रिएक्टेंट है, तो अपन एक काम करते हैं, यहां मान लेते हैं कि भैया ये एरिया है रिएक्टेंट का, ये एरिया रिएक्टेंट का है, ये एरिया रिएक्टेंट का है। जैसे ये दिया हुआ है इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट, ये रिएक्टेंट्स की दी हुई है। मैं यही ग्राफ आपको बनाकर बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बना हुआ पढ़ने में और बनाते हुए पढ़ने में बहुत अंतर है, और बनाता हुआ पढ़ना ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने एक बना रखा है, क्योंकि मैं हैंड्स फ्री बनाऊंगा तो हो सकता है बनने के बाद आपको वो अच्छा ना लगे, तो बनने के बाद इसको देख लेना, बनाते वक्त तो मेरे वाले डायग्राम को, मेरे वाले ग्राफ को देख लो जो मैं बना रहा हूं। तो ये हो गया रिएक्टेंट, मतलब ये एरिया किसका है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का है, और उस रिएक्टेंट के पास खुद में इतनी एनर्जी पहले से है, अभी इतनी एनर्जी उसके पास पहले से है, अभी इतनी एनर्जी। बोलो सर ये एनर्जी कौन सी होगी, सर ये होगी इंटरनल एनर्जी, या कह लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो एनर्जी होगी ये IE होगी, जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, या फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज बोल सकते हो। सर एक मिनट, ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से होगी, दुनिया के हर केमिकल सब्सटेंस के पास पहले से ही कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ये वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और दुनिया के हर केमिकल सब्सटेंस, क्या आपके हमारे पास भी एक एनर्जी है, ये जो पेन है इसके पास भी एक एनर्जी है। इसका प्रूफ देखो, इस पेन को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, मतलब इसके अंदर 100% कोई एनर्जी स्टोर होगी ना, तभी तो ये नीचे जा रहा है। ये पेन नीचे जा रहा है क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसके दम पर ये नीचे जा पा रहा है। तो वैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी होगी खुद की, जिसको हम उसकी इंटरनल एनर्जी बोल देंगे। कौन सी, इंटरनल एनर्जी, और इसको हम उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और अब इन रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट भी कहीं होगा, ये रहा प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट की लाइन, मतलब ये एरिया पूरा प्रोडक्ट का है, जो उनके पास भी इतनी खुद की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। सर एक मिनट, रिएक्टेंट क्या जो इंटरनल एनर्जी है और जो प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है, क्या उसमें प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम है? मैंने तो अभी कम बनाई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है, जैसा कि अभी है रिएक्टेंट की, लेकिन रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कम भी हो सकती है, प्रोडक्ट की ज्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक गई है कि एक्सोथर्मिक गई है, क्योंकि रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी अगर प्रोडक्ट के पास है तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी दी गई होगी, तभी प्रोडक्ट को ज्यादा एनर्जी मिली है अभी, इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। अगर रिएक्टेंट से कम एनर्जी है प्रोडक्ट के पास, जैसा कि इस केस में अभी मैंने बना रखा है, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त एनर्जी निकली होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे निर्भर करता है, और यहां पर इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं प्रोडक्ट की लाइन नीचे भी बना सकता था रिएक्टेंट की लाइन से, और ऊपर भी बना सकता था। ठीक है, मैंने चूज किया कि मैं नीचे बना लेता हूं, तो मैंने नीचे बना दी। अब इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये चाहते हैं क्या, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो क्या सीधे यहां से यहां छलांग लगा देंगे? नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कहा फिर कैसा होगा? तो उनने कहा कि एक्चुअली इन रिएक्टेंट्स को एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को टच करना होगा। किसको टच करना होगा? एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को। हमने कहा ये क्या होता है? बोले वो कम से कम एक मिनिमम एनर्जी वैल्यू होगी जो इनको टच करनी होगी, और जब ये इसको टच कर लेंगे तो ये अपने आप ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। किसको टच करना होगा? रिएक्टेंट को। ये मिनिमम एनर्जी का एक लाइन बना दी हमने, ये कोई एनर्जी की लाइन है जो इन रिएक्टेंट के लिए मिनिमम बैरियर होगा, मतलब मिनिमम एनर्जी होगी जो हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टच करना है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो हम चाहते हैं कि भैया रिएक्टेंट इस लाइन को टच कर ले। इस लाइन को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ET, विच इज कॉल्ड योर थ्रेशहोल्ड एनर्जी। दिस इज कॉल्ड ET, विच इज कॉल्ड योर थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ET। अब थ्रेशहोल्ड एनर्जी ये होती है, क्या होती है? वो एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी बैरियर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्रॉस करना ही है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम इतना एनर्जी बैरियर तक तो पहुंचना ही है।
so that they can start converting themselves into product, ताकि ये लोग अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। कैसे होंगे? मैकेनिज्म के हिसाब से, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के हिसाब से ये रिएक्टेंट ऐसे जाएगा 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 जाएगा, थ्रेशोल्ड को टच करेगा, और ये पूरी मेहनत रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड को टच करने में ही लगाएगा। और जैसे ही थ्रेशोल्ड को टच कर लिया, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड को टच कर लेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली, जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, कुछ ऐसा। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्जन। तो पहले रिएक्टेंट जाएंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए, थ्रेशोल्ड तक पहुंचकर हमारा काम खत्म। अब रिएक्टेंट खुद ही प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। हमारी मेहनत कहां लगी? रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने में, बस। क्योंकि थ्रेशोल्ड वो मिनिमम एनर्जी बैरियर था जो हर रिएक्टेंट के लिए जरूरी था, जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए जरूरी था जिनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। तो हमने कहा ठीक है, हम रिएक्टेंट को पहुंचा देते ईटी तक। जैसे ईटी तक पहुंचे, अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यह होता है मैकेनिज्म, यह होता है मैकेनिज्म। लेकिन अब सवाल यह आता है, रिएक्टेंट के पास तो थी इतनी एनर्जी और थ्रेशोल्ड था ये, मतलब रिएक्टेंट के पास कमी कितनी एनर्जी वैल्यू की थी? अगर रिएक्टेंट के पास एनर्जी की कमी देखें तो आपको कमी जो है वो मैं आपको बता देता हूं। रिएक्टेंट के पास जो कमी थी वो इतनी एनर्जी की कमी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी एनर्जी की कमी थी जो हमने सप्लाई करी उसको, जो हमने उसको प्रोवाइड करी, क्योंकि हम चाहते थे वो ईटी तक पहुंच जाए। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास तो खुद से तो आई ही आई इंटरनल एनर्जी। तो अब बाकी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी? उसको जुगाड़ करनी पड़ेगी। अब ये वो खुद से जुगाड़ कर ले या तुम्हारी मदद ले ले, लेकिन इंटरनल एनर्जी के बाद जो एनर्जी उसको चाहिए वो उसको रिक्वायरमेंट होगी उसकी, अगर ईटी तक पहुंचना है तो। अब सवाल उठता है वो एनर्जी होगी कौन सी? तो वो एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ईए से डिनोट कर देंगे। किससे? ईए से। मतलब आई के बाद ईए और लगेगा, जिससे वो बन जाएंगे टोटल मिलकर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ईए क्या है? यहां पर लिख देता हूं, ईए विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ईए विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेट कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो ये एनर्जी जो होगी, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल देंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और जनरली जैसे आप कहते हो ना कि सर वो रिएक्शन जो है वो हो नहीं रही है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो एक काम करते हैं, इसको हीट कर देते। तो तुम नीचे बर्नर जलाते हो, ऊपर टेस्ट ट्यूब रखते हो और उसको हीट करते हो, फिर वो होने लगती है। तो पता है तुम हीट करके क्या कर रहे हो? उसको हीट एनर्जी दे रहे हो। वो हीट एनर्जी किस रूप में जा रही है? एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। क्योंकि वो रिएक्टेंट खुद से नहीं पहुंच पा रहे ईटी तक, तो तुमसे हीट मांग रहे हैं। तुम हीट एनर्जी देते हो उसको किसके रूप में? एक्टिवेशन के रूप में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहां चढ़ जाते हैं? ईटी तक चढ़ जाते हैं, और ईटी के बाद फिर वो लोग प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं। सिर्फ ईटी तक पहुंचाने का ही पूरी माथापच्ची है, रिएक्टेंट को ईटी तक पहुंचाने की। एक बार पहुंच गया, अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जो है, ये मिनिमम एनर्जी बैरियर है जो रिएक्टेंट को पहुंचना ही है या इसको क्रॉस करना ही है। और उसके लिए थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी उन्हें चाहिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मैं एनर्जी को लिखने पर आऊं तो मैं ये भी कह सकता हूं दैट इंटरनल एनर्जी विच इज कॉल्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएंगे। सो दिस विल बी इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, जो मिलकर देने वाले हैं क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आ गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आपसे कोई पूछ सकता है सर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर देना इंटरनल एनर्जी।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पर है, ये इंटरनल एनर्जी वहां ले जाना, माइनस कर दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो पता चल जाएगा भैया किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को किसी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो उतनी तुम या तो तुम सप्लाई कर देना या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स खुद ही उसको गेन कर सकते हैं। वो खुद भी कर सकते हैं, हर बार जरूरी नहीं तुम्हें हीट करना पड़े, क्योंकि हर रिएक्शन हीट करने पर हो ऐसा जरूरी नहीं, कई रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाती है, क्योंकि उनकी जो ईटी है और उनका जो ईटी लेवल है वो अचीवेबल होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद से उसको अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए वो खुद से अचीव करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो वो तुमसे डिमांड करते हैं कि तुम उनको ईटी तक पहुंचाओ, और तुम फिर सप्लाई करोगे उनको एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग रूप में, या तो धूप में रख दोगे तो सोलर एनर्जी वहां से मिलेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू, या फिर आप स्टोव पे रख दोगे तो हीट एनर्जी मिलेगी। मतलब फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी देने के कई अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप उनको एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते हो, बट ये कंसेप्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। लेकिन अब जब हम ये चीजें पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो यहां ये जरूरी हो जाता है, मैकेनिज्म तो हमें समझ में आ गया, मैकेनिज्म हमें रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है उसका समझ में आ गया, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में यह जरूरी हो जाता है कि जो कैटलिस्ट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, उस कैटलिस्ट का इस पूरे मैकेनिज्म में रोल कहां होता है। ये तो अभी तक हमने कोई कैटलिस्ट की बात नहीं करी, हमने तो सिंपल कहा भैया रिएक्टेंट है, ईटी तक जाएगा, ईटी तक जाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अच्छी बात है। लेकिन जब आप केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हो तो कैटलिस्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट केमिकल हो जाता है। इंपॉर्टेंट केमिकल क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट है तो वैसे केमिकल ही, और वो इंपॉर्टेंट केमिकल इसलिए हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स के लिहाज से क्योंकि उसमें क्षमता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने की, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो फिर अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है तो इसमें कैटलिस्ट कहां वर्किंग करेगा, कैटलिस्ट का रोल कहां होगा? तो कैटलिस्ट का रोल होगा इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज करने में। जो भी रिएक्शन आपके सामने है, मान लेता हूं वो रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड से हो रही है, बहुत तेजी से नहीं हो रही, और आपके पास इतना समय नहीं है, आपको रिएक्शन चाहते हो आप तेजी से हो। अब मेरा पहला आपसे सवाल ये कि वो रिएक्शन जो स्लो स्पीड से हो रही है वो स्लो स्पीड से हो क्यों रही है, क्या वजह होगी? एक ही वजह होगी, रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में टाइम लग रहा होगा। क्योंकि देखो मेन तो खेल पहाड़ चढ़ने का है, उतरने में पहाड़ उतरने में टाइम नहीं लगेगा, मेन है कि पहाड़ चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और अगर कोई रिएक्शन मैं बोल रहा हूं कि वो स्लो हो रही है, मतलब उसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ईटी तक आराम से नहीं जा पा रहा, मतलब उसका रिएक्टेंट ईटी तक जल्दी नहीं पहुंच पा रहा, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब उनको एक्टिवेशन उतनी मिल नहीं रही है जितनी चाहिए, मतलब मिलेगी लेकिन बहुत समय लग रहा है उस एक्टिवेशन को गेन करने में, तभी तो इनको टाइम लग रहा है ऊपर तक जाने में। अब एक कैटलिस्ट आएगा और कैटलिस्ट बोलेगा अरे भैया रिएक्टेंट तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अरे तुम ऐसे पहाड़ चढ़ोगे तो तुम तो 3 साल लगा दोगे पहाड़ चढ़ने में, तुमको तो ईटी तक जल्दी पहुंचना है। तो कैटलिस्ट बोलेगा एक काम करता हूं मैं तुमको जल्दी पहुंचा देता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, कैटलिस्ट क्या करेगा, ऊपर जाएगा और इस ईटी के लेवल को नीचे पुश कर देगा, इस ईटी के लेवल को नीचे पुश कर देगा। यानी कि रिएक्टेंट के लिए जो ईटी लेवल अभी इतना है, अगर एक कैटलिस्ट आया जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि उस कैटलिस्ट को मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल दूंगा फिर, तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, ईटी के लेवल को नीचे ले आएगा, नीचे खिसका देगा और एक नया ईटी लेवल बना देगा। और अब एक नया ईटी लेवल जो कि नीचे आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक नया ईटी लेवल जो पुरानी ईटी लेवल पर था उससे नीचे आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, उनको एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं तुमको बोलूं यार मैं रिएक्टेंट हूं और मैं सीलिंग को टच करना चाहता हूं, मैं सीलिंग को टच करना चाहता हूं ताकि मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं, तो तुम सब बच्चे क्या करोगे, तुम जुगाड़ लगाओगे यार सर को सीलिंग से कैसे टच करवाए। तो एक बोलेगा सर ये मैं स्टूल ले आया हूं आप इस पे चढ़ जाओ, एक बोलेगा सर मैं चेयर ले आया हूं आप इस पे चढ़ जाओ, एक बोलेगा सर मैं लैडर लगा देता हूं आप लैडर पे चढ़ जाओ सीलिंग को टच कर लोगे। लेकिन एक अलग ही दिमाग का बच्चा बोलेगा सर एक काम करता हूं मैं ऊपर वाली फ्लोर पे जाता हूं और कोशिश करता हूं उनकी फ्लोर को नीचे धक्का दूं ऐसे ताकि ये सीलिंग नीचे आ जाए। वैसे तो देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो बाकी बच्चे जो कर रहे थे वही सही चीज थी, लेकिन ये जो बच्चा है जो सीलिंग को नीचे करने की बात कर रहा है ये कुछ अलग बात कर रहा है। ये बच्चा बड़ा तूफानी बच्चा है, मतलब यही कैटलिस्ट है, मतलब ये जो बच्चा है ये कोई और नहीं, ये कैटलिस्ट है जो बोलता है मैं तुमको ऊपर ले जाने की जुगाड़ नहीं करता, मैं
जिसको तुम्हें टच करना है, जो सीलिंग है, उसको नीचे लाने की जुगाड़ करता हूं। यानी कि सीलिंग इज दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और कैटलिस्ट बोलता है मैं इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को नीचे लाता हूं। तो कैटलिस्ट बोलता है भैया मैं इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को नीचे लाने की जुगाड़ करता हूं, और तुम नीचे आ जाएगा तो आराम से टच कर लेना। यह है कैटलिस्ट। लेकिन अब चलो पहले इसको बना लेते हैं ग्राफ को, कि नया थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जो अब आएगा, वो नया थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल क्या होगा, वो ये होगा। अब इनको एक ऑल्टरनेट रास्ते से जाना होगा। वो ऑल्टरनेट रास्ता क्या होगा, वो ऑल्टरनेट रास्ता भी ये होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होगा वो ऑल्टरनेट रास्ता, और ये है नया ईटी, जिसको मैं बोल दूंगा ईटी डैश। क्या है ईटी डैश? थ्रेशोल्ड एनर्जी ही है, लेकिन कब है? व्हेन पॉजिटिव कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। कब? जब कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा। व्हेन एनी पॉजिटिव कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। हां, अगर कोई नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो पहले बताओ, नेगेटिव कैटलिस्ट किसे बोलते हो? वो केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, मतलब जो रिएक्शन तेजी से हो रही है उसको स्लो कर दे। तो वो क्या करेंगे? वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को ऊपर ले जाएंगे, और पहले जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल था अब उसको भी और इंक्रीज कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो रिएक्टेंट को जितना टाइम लग रहा था अब उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया थ्रेशोल्ड एनर्जी का? लेकिन अब सवाल यह है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे तो आ गई, कैटलिस्ट ने इसको नीचे भी ले आया, लेकिन अगेन कंसेप्ट यह समझना है कि कैटलिस्ट ऐसे कैसे ईटी को नीचे ले आया और ईटी डैश बना दिया। मतलब कैसे इसने, पॉजिटिव कैटलिस्ट ने थ्रेशोल्ड एनर्जी कम कर दी? ये मन में सवाल है हमारे, अभी भी सवाल है मन में। तो ये करता है बाय फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्टेंट्स के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? सिर्फ मोटे मोटे रूप में अभी समझो, जैसे मैं हूं कैटलिस्ट और आप हो रिएक्टेंट। आप संघर्ष कर रहे थे ईटी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप जब ईटी तक पहुंच जाते तो आप प्रोडक्ट में बन जाते, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हो, मतलब आप आराम से ईटी तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब अब आपको ईटी तक पहुंचने में टाइम लगेगा। और मैं आया आपके लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट बनकर। कैसा कैटलिस्ट बनके? पॉजिटिव कैटलिस्ट। मतलब मैं क्या करने वाला हूं? मैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने वाला हूं, और वो भी बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं। मैं नेगेटिव होता तो और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन कर देता, आपका स्पीड स्लो डाउन कर देता, लेकिन यहां तो मैं रेट जो है वो आपका इंक्रीज करने आया, क्योंकि मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट हूं। तो मैं क्या करूंगा? जो ईटी आपको देखकर इतना चौड़ा हो रहा था, क्या रे रिएक्टेंट तुम तो बेटा बच्चे हो अभी हमारे सामने, तुम तो ऊपर तक आ ही नहीं पाओगे, और तुमको तो ऊपर आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, ऐसा वैसा, उस ईटी के सामने अब मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं क्या भैया ईटी, ये बच्चे के सामने बहुत चौड़े हो रहे हो। तो बोला भैया आप कौन? तो मैंने कहा मैं कैटलिस्ट हूं इस रिएक्शन का। अब ईटी बोलेगा ओ भाई साहब ये तो कैटलिस्ट है, और मैं बोलूंगा भाई साहब ये आर है ना, ये अकेला तुम तक नहीं पहुंच रहा, तुम चौड़े मत हो ज्यादा, इस आर के साथ मैं भी आ रहा हूं। मतलब समझना मैं कौन हूं? मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट हूं। तो ये जो रिएक्टेंट है, मैं ईटी से बोल रहा हूं कि इस रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है ये अकेला नहीं आ रहा, इस रिएक्टेंट के साथ मैं भी आ रहा हूं। तो भैया ईटी बोलेगा यार अब एक्चुअली मैं इतना ऊपर तो रिएक्टेंट के लिए था, लेकिन मैं कैटलिस्ट के लिए इतना ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि कैटलिस्ट से दुश्मनी कौन ले? तो वो ईटी मुझे देखकर, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट को देखकर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए रिएक्टेंट बदल चुका है। पहले उसके लिए रिएक्टेंट वो आर था, आर समझ रहे हो आप? पहले आप थे उसके लिए रिएक्टेंट, और आपको पी में कन्वर्ट होना था। मतलब पहले आर था, उस आर को पी में कन्वर्ट होना था, लेकिन मैंने कहा भाई साहब अब आर नहीं है, आर के साथ मैं हूं, यानी कि आर प्लस सी है, और अब आर प्लस सी चाहता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले जो लग रहा था कि सिर्फ रिएक्टेंट है, और जो था भी वाकई में रिएक्टेंट, जिस समय ईटी बहुत चौड़ा हो रहा था और बोल रहा था कि भाई साहब रिएक्टेंट तुमको तो बहुत टाइम लगेगा प्रोडक्ट बनाने में, तो अब ये जो आर है, इस आर का साथ देने मैं आ गया हूं, और अब आर अकेला प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, आर प्लस सी चाहते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, आर प्लस सी चाहते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। वैसे इसमें एक बात बता दूं, मैं जो हूं मैं सिर्फ बेवकूफ बना रहा हूं ईटी को, मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि कैटलिस्ट की परिभाषा में आप बोल चुके हो
कि कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होगा, इन्वॉल्व होगा, पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसकी खपत नहीं होगी, क्वालिटेटिवली भी नहीं और क्वांटिटेटिवली भी नहीं। जो कैटलिस्ट जैसा था वो वैसा में रिएक्शन के बाद मिल जाएगा। तो लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि सर रिएक्टेंट R प्लस सी अब प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट तो मतलब प्रोडक्ट बना लेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ET को दिखाने के लिए था। अभी भी रिएक्शन तो यही है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाएगा, जो सिंपल सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिएक्टेंट को अकेला देखकर ET चौड़ा हो रहा है। ET चौड़ा हो रहा है मतलब तुम समझ गए मेरी भाषा। ET बोल रहा है भाई साहब मैं तो बहुत ऊपर हूं, तुम रिएक्टेंट मेरे तक पहुंचने में बहुत टाइम लगाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। तो मैं उसको डराने के लिए रिएक्टेंट के साथ खड़ा हो रहा हूं। मैं कौन हूं, कैटलिस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं रिएक्टेंट के साथ खड़ा हूं और उस चीज मुझे देखकर, मुझे रिएक्टेंट के साथ देखकर ET अपने आप को नीचे कर लेगा, क्योंकि उसको लगेगा अच्छा भैया अब रिएक्टेंट अकेला प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये R प्लस सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे। तो मैं फिर लेकर चला R को अपने साथ, R प्लस सी, ऊपर चल रहे, पहाड़ चढ़ रहे और ET तक पहुंचने के लिए पूरा अपना दम लगा रहे और पहुंचते जा रहे। और जैसे ही ET तक पहुंचने वाले होंगे, जैसे ही ET तक पहुंचने वाले होंगे, मैं R को निकालूंगा अपने पीछे से और ऊपर फेंक दूंगा और खुद नीचे उतरकर वापस आ जाऊंगा। नीचे उतरकर मतलब उसी रास्ते से वापस आ जाऊंगा जिस रास्ते पर मैं गया था। R को छोड़ दूंगा, R दूसरे रास्ते से प्रोडक्ट बना लेगा, मैं वापस आ जाऊंगा। कैटलिस्ट का यह काम होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कुछ समय के लिए रिएक्टेंट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स किसके लिए, ET को दिखाने के लिए कि रिएक्टेंट नहीं आ रहा, अकेला प्रोडक्ट R प्लस सी प्रोडक्ट बनाने आ रहे, जिससे ET अपना ग्राफ को नीचे कर लेता है, अपनी एनर्जी लेवल को नीचे कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्टिव ET तक पहुंचने वाले होते, वैसे ही मैं कैटलिस्ट होते के नाते R का साथ छोड़ देता हूं और R को पहुंचा देता हूं ET तक और खुद वापस आ जाता हूं अपनी ओरिजिनल जगह पर, क्योंकि मेरे साथ और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी होंगे नीचे जिनको मेरे को वापस ऊपर लाना है। तो मैं उन लोगों को लेने के लिए वापस नीचे चला जाता हूं और वापस फिर उनको ऊपर लाता हूं, फिर उनको छोड़ता हूं, फिर नए आते, फिर उनको ऊपर ले जाता हूं। मेरा यही काम रह जाता है, क्योंकि मैं इन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये यहीं पर मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट पर। यहां से कैटलिस्ट वापस आ जाएगा और जो बाकी रिएक्टेंट होंगे वो फाइनल स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि वो लोग क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। आई होप आपको कैटलिस्ट का मैकेनिज्म समझ में आया होगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ये बहुत जरूरी है। संपट पड़ी मेरी बात? तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ET का लेकर ET डैश, कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। इंटरनल एनर्जी क्लियर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो गया, आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर हो गया। सारी चीज अगर क्लियर हो गई तो अब हम इन सबके एक एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं और समझ लेते थोड़ा सा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो। अब देखेंगे आगे। तो अब मैं आपको वो डेफिनेशन वाला पार्ट बता देता हूं जो मैंने कहा था ना कि पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूं, फिर अपन डेफिनेशन देखेंगे। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी, आप पढ़ लो। पहला, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी that a colliding molecule should have so as to make the collisions effective. So as to make the collisions effective मतलब वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि ये तय है कि प्रोडक्ट में कोई तभी कन्वर्ट कर पाएगा जब अपने बीच के कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स कर सकेगा। जब अपने बीच में इफेक्टिव, अपने बीच में मतलब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इफेक्टिव कोलिजन कर सकेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। और उस इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए उन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को क्रॉस करना होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर होता क्या है, कई आपने सवाल मुझसे किया नहीं, मतलब वैसे भी कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी पर पहुंचने पर ऐसा होता क्या है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स में इतना तेज कोलिजन होता है जिसको आप इफेक्टिव कोलिजन बोलते हो कि वो सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगते हैं। और वो जो नीचे ग्राफ उतरता था, इसमें वो जो नीचे ग्राफ उतरता था, वो नीचे ग्राफ उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की जानकारी देता था कि भैया इस तरीके से इनमें कोलिजन हो रहा है और इस तरीके से कोलिजन में ये लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस तरीके से कोलिजन हो रहा है और इस तरीके से कोलिजन में ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर? तो ये मैं आपको ग्राफ ऐसे बता देता हूं। ये है ET, ये रिएक्टेंट जाएगा,
ये यहां पर टच किया, इस लेवल को टच किया और इस लेवल को टच करके वापस नीचे आ गया ये। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पहुंचने के बाद ये ईटी के लेवल को जैसे ही टच कर लेंगे वैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इफेक्टिव कोलिजन होने लगेगा, जिससे वो लोग क्या करने लगेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। कोलिजन तो पहले भी हो रहा होगा लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था, मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए इतना नहीं था, इतना अच्छा कोलिजन नहीं था। अब इफेक्टिव कोलिजन कैसे है, हम लोग कोलिजन थ्योरी में अलग डिटेल में इसकी बात करेंगे कि इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन्स में अंतर क्या है, और क्या सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन ही करते, नहीं, वो सारी बातें आपको कोलिजन थ्योरी में बताऊंगा। लेकिन जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ईटी के लेवल तक आ जाते हैं या उससे ज्यादा एनर्जी ले लेते हैं तो उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होना शुरू हो जाता है। कौन सा कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगते हैं यहां पर पहुंचने के बाद। ठीक है, नाउ द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब देखो, खुद की एनर्जी तो उनके पास ये थी, खुद की एनर्जी तो ये थी जिसको उनकी इंटरनल एनर्जी आपने घोषित किया था, ये इंटरनल एनर्जी थी, और ये कौन सी थी उनकी, एक्टिवेशन एनर्जी जो उनको एक्टिवेट कर रही थी। तो ये मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी हो गई यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी। सो द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट्स एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी जो एब्सॉर्ब होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल के बराबर हो जाए, यानी कि उनके अंदर की एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, उस तक पहुंच जाए, वो एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। एंड एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको कहा था थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई टोल्ड यू एज इंटरनल एनर्जी, वो हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदरूनी एनर्जी होगी जिसको आप उसकी इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। एंड देन दी एक्टिवेशन एनर्जी विच इज इक्वल टू दी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर कंसेप्ट। क्लियर है? हाँ, अब इसमें मुद्दा ये है कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट बनाएगा और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है उसको नीचे ले आएगा अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो। लेकिन अगर वही नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को वापस से ऊपर भी भेज सकता है और ऊपर भी भेज सकता है। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। अब देखेंगे आगे। तो ये ग्राफ हमने देख लिया है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है? ये वही कहती है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो कैटलिस्ट होगा वो रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, थ्रेशोल्ड को ब्लफ करेगा, सिर्फ थ्रेशोल्ड को बोलेगा भाई साहब रिएक्टेंट अकेले नहीं है जो आप तक पहुंचना चाह रहे हो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, रिएक्टेंट के साथ मैं भी हूं। तो थ्रेशोल्ड बोलेगा अच्छा भैया मेरे को तो लग रहा था रिएक्टेंट अकेले है, चलो तुम भी हो साथ में तो मैं भी नीचे आ जाता हूं थोड़ा। तो अब R प्लस सी जो होंगे वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे थ्रेशोल्ड को टच करने के लिए, जो थ्रेशोल्ड लेवल नीचे आ चुका है C को देखकर। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जैसे ही वो पहुंचेंगे, तो ये एक कहानी के रूप में समझना, जैसे ही वो पहुंचने वाले होंगे रिएक्टेंट को वो फेंक देगा कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड की तरफ और खुद वापस नीचे उतर आएगा। रिएक्टेंट जैसे ही थ्रेशोल्ड तक जाएंगे वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर चुके होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुके होंगे। और कैटलिस्ट वापस क्यों आ गया? क्योंकि और भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको लेकर ऊपर जाना है। ऐसा थोड़ी ना एक बार में सबको लेकर ऊपर चला गया होगा, धीरे धीरे करके कन्वर्ट होंगी रिएक्शन प्रोडक्ट में कैटलिस्ट के साथ भी। तो इसलिए हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उसको लेकर आना पड़ेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट इसलिए कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में ना क्वालिटेटिवली और ना क्वांटिटेटिवली कंज्यूम्ड नहीं होता, वो अनचेंज्ड रहता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। सो द रिएक्टेंट्स फर्स्ट कंबाइंस विद कैटलिस्ट हैविंग वेरिएबल वैलेंसी टू फॉर्म अ शॉर्ट लिव्ड, मैंने कहा था ना शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तो बना रहा है, लेकिन सवाल है शॉर्ट लिव्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि उनका सिर्फ साथ तब तक है जब तक ये लोग ईटी के लेवल को टच नहीं कर लेते रिएक्टेंट। जैसे ही ईटी के लेवल को रिएक्टेंट ने टच करा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में बना हुआ कॉम्प्लेक्स R प्लस सी या R बॉन्ड सी कह लो, प्लस मत बोलो, R बॉन्ड सी कह लो, क्योंकि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा उस दौरान। तो R बॉन्ड सी सिर्फ वहीं तक साथ रहेगा जब तक रिएक्टेंट ईटी के लेवल को टच नहीं कर लेता। और जैसे ही रिएक्टेंट ईटी के लेवल को टच कर लेगा, वापस R और C के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, रिएक्टेंट आगे चल के ईटी लेवल तक पहुंच जाएंगे, वहां से वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, कैटलिस्ट उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। ये होगा फंडा। तो अब देखेंगे
so which eventually decomposes to give product and regenerates the catalyst. भाषा समझ में आ गई? which eventually decompose हो जाएगा to give back product and regenerates the catalyst, जिससे वापस हमें कैटलिस्ट मिल जाएगा. तो क्या कहता है, रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट बीच में क्या बनाएंगे, शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, क्लियर है, शॉर्ट लिव्ड होगा. कब तक का साथ होगा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का, जब तक ईटी के लेवल को ये लोग टच नहीं कर जाते. क्योंकि जैसे ईटी के लेवल को टच करेंगे, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, कैटलिस्ट उस लेवल तक पहुंच जाएंगे और उस लेवल तक पहुंचने के बाद अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा, मतलब उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, क्योंकि उससे बाकी पीछे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रह गए उनको भी लेकर अब जाना है. तो इट विल रीजनरेटेड बैक. सो शॉर्ट लिव्ड होगा एंड द प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट विल बी फॉर्म्ड. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट विल बी फॉर्म्ड. क्लियर हो गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर हम इसके बाद अभी कंटिन्यूएशन में हम लोग काफी बात करने वाले हैं. अब इस पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी का भी रोल मैं आपको बताने वाला हूं, इंटर रिलेटेड टॉपिक से, क्योंकि ये सब. तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं. स्क्रीनशॉट लो आप. सो क्लियर हुआ बच्चों यहां पर? तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है वो यहां पर क्या रहेगा, शॉर्ट लिव्ड रहेगा. रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ साथ तब तक है जब तक रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड के लेवल तक नहीं पहुंच जाते. जैसे ही थ्रेशोल्ड के लेवल पर पहुंचेंगे, रिएक्टेंट गए अपने रास्ते प्रोडक्ट बनाने, कैटलिस्ट आ गया अपने रास्ते वापस से बाकी रिएक्टेंटों के लिए. क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. वही ग्राफ जो मैंने आपको बताया था उसको बहुत डिटेल में अब बना हुआ ग्राफ है, हालांकि मैं बना चुका हूं, इसलिए इस ग्राफ को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर हो गया? क्योंकि ये वही एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है. एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ये यहां पर कहीं रिएक्टेंट है, ए प्लस बीबी, ए प्लस बीबी, ये रिएक्टेंट है यहां पर कहीं. ये प्रोडक्ट बन रहा है ए बी प्लस ए बी, यहां कहीं प्रोडक्ट बन रहा है. और देखो इनने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की एनर्जी कम लिखी है, मतलब ये रिएक्शन भी आपकी कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम है, मतलब रिएक्शन को में से एनर्जी निकली, और रिएक्शन में से एनर्जी निकलती तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, तो एक्सोथर्मिक दी है. ये ने टच बोल दिया ईटी लेवल है, ये ईटी लेवल है पहला वाला, और ज्यादा है. अगर आप देखोगे कि पहला रिएक्शन जो जहां से जा रहा है वो ईटी लेवल ये वाला है जो कि ज्यादा है. सो दिस इज ईटी लेवल. और फिर उस दौरान ईए कितना चाहिए, इतना ईए चाहिए. ये दिख रहा है आपको, ये ईए पूरा यहां से यहां तक का चाहिए. जो ईए क्या है, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट नहीं था. अब अगर कैटलिस्ट आ गया तो अब देखो ये नया ईए आ गया, ये आ गया नया ईए, ये आ गया दूसरा ई है, क्योंकि अब रिएक्शन जो है वो अपना रास्ता बदल लेगी. पहले वो इस रास्ते से जाती थी, अब वो इस रास्ते से जाएगी. तो कहते हैं कि कैटलिस्ट जब आ जाता है तो रिएक्शन का जो पाथ होता है वो पाथ बदल जाता है. और पूछते हैं कि कैटलिस्ट की क्या वर्किंग है, तो आप बोल सकते हो वो ईटी को कम कर देता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है. तो आपका देखो, आपको ईटी नहीं चाहिए था, आपको तो ईए से मतलब होना चाहिए. तो वैसे तो देखा जाए तो एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है, ईटी को कम करता है, लेकिन ईटी को कम करने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है. तो वो हमको लेस एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन केस पॉजिटिव कैटलिस्ट इज प्रेजेंट. तो कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट, सो इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी बाय टेकिंग द रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट विद वाया डिफरेंट पाथ. तो वो दूसरे रास्ते से, वाया डिफरेंट पाथ मतलब दूसरे रास्ते से वो रिएक्टेंट को लेकर जाता है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके. सिंपल. तो ये आपका ईए होगा, नया वाला ईए. ये नया ईए है एंड दिस इज ईए विद कैटलिस्ट. तो ये नया ईए जो दिख रहा है ना, ये नया ईए है, दिस इज नया ईए विद कैटलिस्ट. इसको ईए डैश बोल दो, क्योंकि उस समय थ्रेशोल्ड एनर्जी ये हो जाएगी, जिसको आप ईटी डैश बोल सकते हो. पुरानी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये थी जिसको आप सिंपल ईटी बोलते थे. दिस वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हेन कैटलिस्ट वाज एब्सेंट, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट एंड दैट टू अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. और इसमें जो ईए डैश लगेगा वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है. In the presence of catalyst, more number of reactant molecules can cross the energy barrier and change into product. अब चूंकि कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, कैटलिस्ट क्योंकि पॉजिटिव है, जिससे ईटी नीचे आ गया, जिससे अब कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. तो अब क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे. तो पहले हो सकता था कि कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट कर रहे हो
स्लो भी कर रहे थे और कम भी कर रहे थे, लेकिन अब उतने ही टाइम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि अब ईटी नीचे आ गया है, जिससे कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको है। Hence the rate of the reaction increases in the presence of catalyst। और इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज हो जाता, वो इंक्रीज हो जाता है जब कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट आ जाता है। और ये पूरा ग्राफ आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट की वर्किंग समझाता है। सो दिस इज अबाउट द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्योंकि कैटलिस्ट बनाता है तो इसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं अगले चीज पर जो इससे ही रिलेटेड है वैसे कहीं ना कहीं, लेकिन इसको हम बिल्कुल अलग रिस्पेक्ट में देखते हैं, और जो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन द ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? जवाब है बिल्कुल हां, यस करते हैं। कैसे वो करते हैं? तो एक चीज तो कॉमन है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। मतलब जो रिएक्शन स्लो हो रही थी, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब क्यों ऐसा क्यों होता है टेम्परेचर बढ़ाने से? तो देखो, एक कंसेप्ट तो मैं आपको दे चुका हूं जब मैंने इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी बताई थी। जो ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि हर रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, जो कोसों कम होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल से। जो कोसों कम होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल से। तो आपको अब उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, उतना जल्दी वो ईटी तक पहुंच जाएंगे। ईटी को चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि यहां कैटलिस्ट की बात नहीं करनी, तो कैटलिस्ट नहीं है मतलब ईटी कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो फिर सप्लाई करने वाली एक्टिवेशन एनर्जी भी फिक्स हो गई। अब बस ये देख लो कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे दे सकते हो, क्या सोर्स हो सकता है इस एक्टिवेशन एनर्जी का। तो हमने कहा हम उसको हीट दे देते हैं, हमने कहा हम उसको टेम्परेचर दे देते। तो टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो जल्दी से ईडी तक पहुंच जाएंगे। तो यस, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कैसे और ये डिपेंडेंसी किसने बताई थी? तो किसने बताई थी का जवाब है अर्हेनियस साहब ने अपनी बहुत फेमस इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। हालांकि अर्हेनियस इक्वेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा कोलिजन थ्योरी और अर्हेनियस कांसेप्ट मिलाकर, वो हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन अर्हेनियस साहब ने आपको एक रिलेशन दिया था जिसमें उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या रोल होता है या क्या असर होता है। जाहिर सी बात है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, बट कितने टेम्परेचर से कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, ये अर्हेनियस साहब ने एक्सप्लेन किया था, जिसको अभी हम इस वीडियो में वैसे देखेंगे एक पार्ट को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में टेम्परेचर डिपेंडेंसी को। सो डिकंपोजिशन ऑफ द इथाइल आयोडाइड। आपके पास एक इथाइल आयोडाइड है C2H5I, वो गैसियस फॉर्म में इथाइल आयोडाइड, आप उसको डिकंपोज कर रहे हो टू गिव दी C2H4 इथीन गैस along with HI, to give C2H4 which is an ethene gas along with HI which is also a gas. अब the rate of this reaction, अब इस रिएक्शन का जो रेट है वो becomes nearly double for 10 डिग्री rise of the temperature। अब प्रैक्टिकली देखा, ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कराई से T1 टेम्परेचर, तो बोला कि भैया इतना समय लग गया इसको, मान लो इसको लग गया रिएक्शन को करने में T1 टेम्परेचर पे, इसको समय लग गया 10 मिनट। अब हमने कहा सर इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। पूछा कितना बढ़ा देते हैं? बोलते 10 डिग्री से बढ़ा दो। तो पहले अगर टेम्परेचर T1 था तो अब नया टेम्परेचर हो गया T1 + 10। और एक्सपेरिमेंटली देखा तो अब इस रिएक्शन को जो पहले 10 मिनट लग रहा था T1 पर, अब इस रिएक्शन को सिर्फ 5 मिनट लग रहा है। यानी कि T1 + 10 डिग्री सेल्सियस पर यह रिएक्शन महज 5 मिनट में हो जाती है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया 10 डिग्री राइज टेम्परेचर के करने से। और ऐसा ना सिर्फ इस रिएक्शन को देखा बल्कि कई रिएक्शंस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया और यह बात सामने आई कि जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर देते हो, जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर देते हो तो उसका जो रेट है वो नियरली डबल हो जाता है, और बल्कि कई केसेस में तो डबल से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब जो रिएक्शन पहले पुराने टेम्परेचर पे जो कि कम था उस पर जितना टाइम ले रही थी, 10 डिग्री महज आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, वो रिएक्शन अब डबल स्पीड में हो जाएगी। मतलब अपनी स्पीड को डबल कर लेगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। सो
दिस शोज दैट द टेम्परेचर हैज अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट। तो इससे यह साबित होता है कि यस, जो रिएक्शंस होती है उनका रेट जो होता है वो टेम्परेचर पे अच्छा, मतलब वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर का अच्छा खासा असर होता है रिएक्शन के रेट पर। टेम्परेचर का अच्छा खासा असर होता है रिएक्शन के रेट पर। यह बात सामने आई। अब यह कैसे असर होता है, कितना असर होता है, ये कैसे पता चला, अरेनियस के इक्वेशन से पता चला, बट कैसे पता चला, ये सारी बातें करते। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सो क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, मतलब कितनी क्वांटिटी में टेम्परेचर चेंज करेगी, कितने रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, वैल्यू वाइज अगर देखें तो क्वांटिटेटिवली दिस इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय अर्हेनियस इन 1889. So quantitatively the effect of the temperature on the rate of a reaction and hence on the rate constant K was proposed by Arrhenius in 1889. Arrhenius साहब थे, इन्होंने ये कंसेप्ट को प्रपोज किया था। और देखो, इनने रेट ऑफ रिएक्शन पे डायरेक्टली बात नहीं करी, इनने सीधा बता दिया भैया टेम्परेचर का क्या असर होगा। इनने सीधा बता दिया कि टेम्परेचर का क्या असर होगा with the rate, so rate constant K। अब देखो, जो रेट कांस्टेंट है K, इस पर तो आप मानते हो ना कि रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करती है। रेट लॉ ने बताया था ना, भूल गए? सुनो मेरी बात को, रेट इज इक्वल टू K times of concentration to the power n, where n is the order, concentration मतलब रिएक्टेंट का concentration और K मतलब रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करती है, ये तो क्लियर है। हालांकि ये भी उतना ही सही है कि किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन वो टेम्परेचर पे बदल जाता है। ये बात रेट कांस्टेंट को जब हमने इंड्यूस किया था तब भी देखा था कि ये किसी भी रिएक्शन के लिए है तो कांस्टेंट, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बदल दोगे तो वो के उस रिएक्शन के लिए बदल जाएगा। मतलब के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अर्हेनियस साहब ने ये बात प्रूव करी। तो उनने कहा कि जो टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो रेट कांस्टेंट के चेंज होगा, और रेट कांस्टेंट के चेंज होगा तो मतलब रिएक्शन का रेट चेंज होगा। और कुछ मत करो, उनने बोला पुराना टेम्परेचर T1 है तो उस पर रेट कांस्टेंट K है, उस पर रेट कांस्टेंट K है, लेकिन अब एक काम करो, T1 + 10 डिग्री कर दो, T1 + 10, तो वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2K, डबल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट 2K हो जाएगा। और अगर रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये अर्हेनियस साहब ने पता किया था एंड प्रपोज इट इन द ईयर 1889। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्हेनियस साहब ने प्रपोज किया था, ये इंपॉर्टेंट है। Now we'll discuss more about the effect of the temperature on the reaction rate and about the Arrhenius equation, which gives the dependency of the rate constant on the absolute temperature. So it gives you a relationship between the rate constant and absolute temperature. और Arrhenius की बड़ी famous equation ये लिखी आपके सामने, K is equal to A into E raised to the power minus EA by RT. So K is the rate constant. It's a rate constant. A क्या है यहां पर? ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये मैं जब अर्हेनियस इक्वेशन प्रॉपर्ली बताऊंगा अलग से वीडियो में, तो वहां पर एक्सप्लेन करूंगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है। इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं, एक कोलिजन फैक्टर आ जाता है और एक ओरिएंटेशन फैक्टर आ जाता है, बट इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंट टर्म के पहले, एक्सपोनेंट टर्म कौन सा है? E इज द एक्सपोनेंट रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT, तो उसके पहले यूज हो रहा है ए, इसलिए ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिया है। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है ये ए? अर्हेनियस इक्वेशन पर जब हम आएंगे अगले वीडियो में, उसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूं ये ए क्या है। तो अभी इसको आप सिंपल एक वैल्यू समझ लो कि ये कोई एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स क्या क्या है? ई ए, उसका फंक्शन क्या है? ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, पता होगा। आर तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सभी के लिए फिक्स 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टी विल बी द टेम्परेचर, टी विल बी द टेम्परेचर। तो देखो के का ये एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का, जिसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आ रहा है जो के जिस पर डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी आ रही है
रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, आर भी आ रहा है और टेम्परेचर तो आ ही रहा है, यानी कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और अर्हेनियस की इक्वेशन से ही ये पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है, और जब रेट कांस्टेंट करता है तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी करती है। ये है अर्हेनियस की इक्वेशन। हालांकि इक्वेशन बस आपको अभी सिर्फ बता दी गई है, प्रॉपर वीडियो बनेगा अर्हेनियस इक्वेशन का जिसमें हम लोग ये डिटेल में देखने वाले हैं। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का, अभी मेरे को इस पे और बात करनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ so the effect of temperature on the rate of a chemical reaction is usually expressed in terms of temperature coefficient। अब ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है रेट कांस्टेंट की, टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी होती है उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम के एक पैरामीटर से देते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम के। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग n से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, विच इज नथिंग बट अ रेट कांस्टेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से, विच इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री एंड टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। तो जो n है, जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, वो एक्चुअली रेशियो है। किसका रेशियो है? रेट कांस्टेंट जो T+10 डिग्री पर निकलेगा एक रिएक्शन का, रिएक्शन सेम होनी चाहिए, रिएक्शन मत बदलना, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो T+10 पे निकलेगा, टू किसके साथ का रेशियो है? वो उसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का जो T डिग्री पर निकलेगा। तो T डिग्री पर जो रेट कांस्टेंट होगा और T+10 डिग्री पर जो रेट कांस्टेंट होगा, इनका रेशियो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये रिलेशन जनरली हमें लगभग डबल या फिर डबल से ज्यादा मिलता है। मतलब ये जो रिलेशन इनका आएगा वो 2 to 3 के बीच में आएगा, 2 to 3 के बीच में लाई करेगा, 2 से 3 के बीच में। ऑब्वियसली K ऑफ T+10 वाला ज्यादा होगा क्योंकि ये रेट कांस्टेंट ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, वो इसलिए क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो T+10 पे ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा और T पर कम होगा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 या 3 के बीच में आएगा रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट। So Kt is the rate constant of the reaction at T degree Celsius and Kt+10 will be the rate constant of the reaction at T+10 degree Celsius। और T+10 डिग्री पर रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, T डिग्री पर रेट कांस्टेंट कम होगा। जो रेशियो होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा। इस तरीके से रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आएंगी। क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है, ये चीज तो हमको लिख दी तो हमने मान ली, लेकिन इसमें होगा क्या? मतलब ये होगा कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि चलो डबल हो गया, चलो मान लिया डबल हो गया, लेकिन 10 डिग्री बढ़ाने से ऐसा क्या होता है कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है? वो जानना जरूरी है। वो मैं आपको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी का स्क्रीनशॉट लो। अब देखेंगे यहां पर, so this is temperature coefficient n which is equal to K into T+10 upon Kt and for most of the reaction, ज्यादातर रिएक्शन के लिए ये जो n है वो 2 से 3 के बीच में आएगा। मैंने आपको कहा था 2 से ज्यादा आएगा, 3 से कम आएगा, तो 2 से 3। तो ये मत कहो कि सिर्फ डबल, एग्जैक्टली डबल होगा, डबल तो होगा। कई रिएक्शंस में तो इनफैक्ट 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल से भी ज्यादा हो जाता है, 2.4 टाइम्स हो जाता है, 2.6 टाइम्स हो जाता है, 2.8 टाइम्स हो जाता है। कई बार ऐसे रेट रिएक्शन के इस तरीके से भी आते हैं जो डबल से भी तेज हो जाते हैं। तो यहां पर 2 से 3 के बीच में इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो रहेगा। और टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नथिंग बट इट्स द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 fold फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स 2 or 3 folds। 2 टाइम्स हो जाएगी या 2 टाइम्स और 3 टाइम्स तक जा सकती है। क्लियर हो गया? क्यों होता है ऐसा? वो ग्राफ अभी भी बचा है मन में, अभी वो सवाल रखना, मैं बात करता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब ये वो ग्राफ है जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्यों भैया टेम्परेचर के बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, और इनफैक्ट 10 डिग्री टेम्परेचर बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ये वो ग्राफ एक्सप्लेन करेगा। पहले समझ लो, ये जो ग्राफ है ये फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स या कह लो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलिजन्स नहीं बोलना चाहिए, मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, और ये कोलिजन एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है? कोलिजन वो लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो कोलाइड कर रहे हैं, और कौन सा कोलिजन कर रहे हैं? इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे।
इसलिए उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स बोला है। लेकिन आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी समझ सकते हो। अब वही मैं करता हूं, मैं ग्राफ बनाकर बताता हूं तो और अच्छे से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहां देखो, अब यहां देखो, अब देखो, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पहली बात तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है भैया? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी होगी, दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स की कुछ और एनर्जी होगी, दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स की कुछ और एनर्जी होगी। तो ये सब जो गुच्छे बन गए, बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको हम एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन मान सकते हैं आउट ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 100 मॉलिक्यूल्स में 12 मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी है, तो 12/100 वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक फ्रैक्शन हो गया। सर 18 मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी है, तो 18 आउट ऑफ 100, 18/100, ये एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज समथिंग कि कितने मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली है आउट ऑफ द टोटल गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू कोलिजन एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू कोलिजन एनर्जी, या आप सिंपल एनर्जी कह लो। ज्यादा अपन सिंपल इसको रखेंगे, मतलब इसको सिंपल रखेंगे, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करते। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। अब समझना मेरी बात को, क्यों डबल हो रहा है उसका मैं मतलब समझा रहा हूं 10 डिग्री राइज पर। इस एनर्जी पर एक लेवल दे देते हैं, इस एनर्जी ग्राफ पर एक लेवल बना देता हूं, एंड द लेवल विल बी दिस। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। ये कौन सा लेवल है? ये ईटी का लेवल है। ये कौन सा लेवल है? ईटी का लेवल है। तो मैं इस लेवल को एक दे देता हूं, दिस इज अ लेवल ऑफ ईटी, वेयर ईटी इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, ईटी। याद आ गया? थ्रेशोल्ड मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर की एनर्जी ईटी के बराबर हो चुकी है। अंदर की एनर्जी मतलब इंटरनल प्लस एक्टिवेशन, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अब ये मैं सोचना अंदर की एनर्जी मतलब मैंने इंटरनल बोला था, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं उसके अंदर की एनर्जी तो इंटरनल प्लस एक्टिवेशन, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी भी जो है वो अब रिएक्टेंट के अंदर ही मिलेगी ना, उसको उसके अंदर ही जाएगी। इंटरनल तो पहले से जो उसके अंदर मौजूद थी वो होती है, प्लस हमने भी तो कुछ दी थी एक्टिवेशन के उसमें, या उसने खुद तो जुगाड़ करी थी एक्टिवेशन की, तो दोनों अब उसके अंदर है, तो वो उसके अंदर की एनर्जी मानी जाएगी। और उन रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के फ्रैक्शंस जिनके पास वो अंदर वाली एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा है, सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस लाइन के उस साइड है वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, जो इस लाइन के इस साइड है वो कतई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। जो इस लाइन के उस साइड है सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, इसका जब हमने ग्राफ देखा था तो ग्राफ बना एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ बना इसका जो पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे बना। मतलब क्या हुआ, बहुत कम एनर्जी जो थी, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास वो कम एनर्जी थी, बहुत कम ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास वो कम एनर्जी थी, और बहुत ज्यादा एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल्स कम थे, और एक कोई एनर्जी थी जिसमें ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। मतलब एक अच्छा खासा बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था जिनके पास एक अच्छी खासी एनर्जी थी, लेकिन वो एनर्जी अच्छी खासी भी थ्रेशोल्ड से कम थी, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड के पहले आ गई, तो वो किसी काम की नहीं थी, हमारे किसी काम की नहीं थी। हमारा काम क्या है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ये हमारा काम है, ये हमारा पर्पस है। तो वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या वो रिएक्टेंट के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस लाइन के पहले होंगे वो हमारे किसी काम के नहीं है, भले उनकी संख्या अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये जितना ग्राफ पीक पर होगा उतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो ये लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो जो ईटी के बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो काम के, मतलब हमारे काम के सिर्फ और सिर्फ ये वाले मॉलिक्यूल्स काम के, ये वाले मॉलिक्यूल्स। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ईटी को क्रॉस कर चुके हैं। भले इनकी संख्या बहुत कम है,
कम एनर्जी वालों की संख्या भी कम थी। देखो ना, कम एनर्जी वाले भी संख्या में कम थे। ये कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे जिनकी संख्या बहुत कम, फ्रैक्शन ऑफ, ये कम एनर्जी थी। तो बहुत कम एनर्जी वाले भी किसी काम के नहीं है, ठीक ठाक एनर्जी वाले जो कि बहुत ज्यादा संख्या में थे वो भी किसी काम के नहीं है, लेकिन थोड़ी कम संख्या वाले हैं लेकिन ईटी से ज्यादा एनर्जी रखने वाले ये काम के हैं। यानी कि ये एरिया जो आपको मिल रहा है इस कर्व के अंडर का एरिया, जिसको कहते हैं एरिया अंडर कर्व, ये इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आ गए वो सब हमारे काम के, ये सब हमारे काम के। क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को क्रॉस कर चुका है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को क्रॉस कर चुका है मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स है जो अपने आप को प्रोडक्ट में तब्दील करने में सक्षम है। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं। अब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इसके एरिया से निकाल सकते हो, तो मैं इसको एरिया को नाम दे देता हूं एंड लेट द नेम इज, ये अपन एक एरिया इसका बना लेते हैं, ऐसा एक एरिया बना लेते हैं, लेट दिस ए बी सी और डी। तो एक एरिया आ गया एबीसीडी, और इस एरिया एबीसीडी में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब काम के होंगे। तो मैं लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं दैट एरिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर एरिया एबीसीडी विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू प्रोडक्ट। तो वो हमारे काम के विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू प्रोडक्ट, बढ़िया बात। और ये जो ग्राफ बना ये एक टेम्परेचर पे बना, लेट द टेम्परेचर इज T1। तो सपोज ये जो ग्राफ बना दिस इज एट सम टेम्परेचर विच इज कॉल्ड योर T1, ये T1 टेम्परेचर। अब लेकिन क्या होगा, अब मेरी बात को सुनना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे जितने थे, रिएक्शन वही है जो थी, तो उसमें ना मैंने मोल्स बढ़ाए ना मॉलिक्यूल्स बढ़ाए ना कम करे ना कुछ करा, सिर्फ उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। सिर्फ मैंने कोई एक्स्ट्रा रिएक्टेंट नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं किया, कोई रिएक्टेंट निकाले नहीं, कुछ नहीं किया। मतलब जो मॉलिक्यूल पहले थे, जैसे मैंने मान लिए थे 100 मॉलिक्यूल, तो अभी भी 100 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अब उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, सभी की अपनी अपनी वैल्यू एनर्जी की बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। मतलब वो जो 100 मॉलिक्यूल्स पहले इस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ की बहुत कम थी, बहुत सारों की कुछ मीडियम एनर्जी थी, कुछ की थोड़ी कम थी लेकिन थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन अब जो होगा ये अलग होगा उसी 100 मॉलिक्यूल का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो। और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब जो बहुत कम एनर्जी दिखा रहे थे वो थोड़ी सी वैल्यू आगे बढ़ा लेंगे, जो ठीक ठाक दिखा रहे थे वो थोड़ी और आगे बढ़ा लेंगे, जो बिल्कुल मॉडरेट एनर्जी दिखा रहे थे वो और आगे बढ़ जाएंगे, और जो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे थे अब वो भी थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और हो सकता है कुछ थ्रेशोल्ड की दहलीज पे खड़े हो, मतलब थोड़ी सी कम रह गई उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से T1 पे, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से वो थ्रेशोल्ड की दहलीज पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। कहने का मतलब यह है ये ग्राफ थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा सा आपके राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ग्राफ जो है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन चूंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहना चाहिए वो सेम है, 100 मॉलिक्यूल पहले भी थे, 100 मॉलिक्यूल अभी भी है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया। मैंने कहा ना मैंने कोई मॉलिक्यूल नहीं डाला ना कोई मॉलिक्यूल निकाला, जितने पहले थे अभी भी उतने ही है, 100 पहले थे अभी भी 100 ही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट जरूर होगा, लेकिन टोटल एरिया जो पूरे कर्व के अंदर का होगा वो टोटल मॉलिक्यूल्स बताता है, टोटल एरिया। मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल एरिया की बात कर रहा हूं। वो पूरे मॉलिक्यूल्स की संख्या बताता है जो कि फिक्स है, तो वो एरिया फिक्स रखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ब्रॉड कर रहे हो, इस ग्राफ को अगर आप ब्रॉड कर रहे हो, चौड़ा कर रहे हो, राइट साइड कह रहे हो ना शिफ्ट कर दोगे, शुरू तो यहीं से होना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना राइट साइड होगा तो यहां से शुरू हो जाएंगे, यहीं से शुरू होगा, जीरो एनर्जी से शुरू होगा, तो वो शुरू यहां से होगा, लेकिन राइट साइड अगर स्ट्रेच किया तो वो चौड़ा हो जाएगा। और हमें पूरा कर्व जो है एरिया वो कांस्टेंट रखना है, क्योंकि पूरा कर्व जो एरिया होगा वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा। तो फिर चौड़ा होने के साथ साथ आपको उसकी हाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, उसकी जो
ऊंचाई थी वो कम करनी पड़ेगी, यानी कि जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। कैसे, देख लो इधर, जो कर्व होगा वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट हो जाएगा का मतलब, यहां पर मेरी बात सुन लो, ये रहा अब कर्व और ये रहा एक पार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये रहा एक कर्व और ये रहा एक पार्ट। क्लियर हो गया? थोड़ा सा फ्लैट हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, आप देखोगे इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इस साइड आ गया है, और थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूं, ये हो गया। क्लियर हो गया? ये हो गया, ये अब ग्राफ बन गया। ये किस पर बना है? ये T2 टेम्परेचर पे बना है, T2 पर, ये T2 पर बना है। तो अब देखो सबकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब पहले जो यहां पीक पे मॉलिक्यूल्स थे वो पीक से थोड़े से शिफ्ट हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जो पीक है वो कहीं और आ रहा है, अब यहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की अब एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पिछले जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी के मुकाबले, क्योंकि पिछले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था, वो ये एनर्जी दिखा रहा था। अब वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये एनर्जी दिखा रहा है। भले टोटल मॉलिक्यूल्स के टोटल फ्रैक्शन कम हो गए होंगे क्योंकि ऊंचाई थोड़ी सी नीचे हुई है, लेकिन एनर्जी बढ़ गई है, ये एनर्जी बढ़ गई है, तो फ्लैट हो गया। और अब आप देखोगे थ्रेशहोल्ड का जो बैरियर है, जो थ्रेशहोल्ड की दहलीज है, उसको पार कितने मॉलिक्यूल्स कर गए, तो वो एरिया बढ़ गया। आप देखो उसको पार कितने मॉलिक्यूल्स कर गए, तो वो एरिया अब ये हो गया पूरा, ये वो एरिया हो गया जो उसकी दहलीज को पार कर गए, ये वो एरिया हो गया जो अब उसके पूरे फ्रैक्शन को पार कर गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वो लोग हैं जो पूरी दहलीज को पार कर गए, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। पीछे ऑरेंज वाला कम एरिया हो गया और ये एरिया बढ़ गया, मतलब अब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रेशहोल्ड के बैरियर के को पार कर गए, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रेशहोल्ड के बैरियर को पार कर गए। इससे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार कर गए, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे हुए जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं। पहले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम थी, अब बढ़ गई, तो इसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर T1 और T2 में, अगर T1 और T2 में 10 डिग्री का अंतर है, मतलब T2 कुछ नहीं है, T1 से 10 डिग्री ज्यादा है, तो मतलब 10 डिग्री ऐड करोगे T1 में तो T2 मिल जाएगा। तो फिर जो एरिया आपका पिंक वाला बन रहा है, उस पिंक वाले एरिया को भी मैं नाम दे देता हूं। अब ये एरिया नया होगा जो यहां पर प्लॉट होगा, मैं नया एरिया को नया नाम दूंगा। एरिया आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। नया एरिया का नया नाम ले लेते हैं, ये एरिया है, इसको बोल देते हैं E, F, G और H। तो अब जो एरिया आएगा वो EFGH आएगा। और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री से 10 डिग्री है, ज्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर 10 डिग्री है तो EFGH वाला एरिया ABCD वाले एरिया के डबल होगा। ABCD वाला एरिया कौन सा था? पुराना एरिया, उसके डबल होगा BFGH वाला एरिया। तो मैं फिर यहां पर लिख सकता हूं दैट एरिया ऑफ EFGH, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, जो T2 टेम्परेचर पे एरिया निकल कर आया है, वो डबल होगा टू द एरिया ABCD, जो पहले पिंक वाला एरिया था। और एरिया डबल मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल, जो ET की दहलीज को पार कर चुके, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल मतलब रेट कांस्टेंट डबल। और अगर रेट कांस्टेंट डबल मतलब रिएक्शन का रेट डबल, मतलब जो रिएक्शन पहले T टाइम में कंप्लीट होती थी, अब वो T/2 टाइम में, आधे समय में ही कंप्लीट हो जाएगी, आधे समय में ही कंप्लीट हो जाएगी। ये खूबी है इस ग्राफ की। तो T1 और T2 में अगर 10 डिग्री का अंतर है तो जो एरिया बनेगा थ्रेशोल्ड के बाद, ET के बैरियर के बाद, वो एरिया डबल होगा। ये एरिया डबल किसका डबल? जो T1 का बन रहा था एरिया, जो ऑरेंज कलर की हैचिंग मैंने पहले कर रखी थी, उससे डबल होगा वो। और डबल मतलब डबल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ET को क्रॉस करेंगे वो डबल होंगे। मॉलिक्यूल्स डबल हो गए तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया, रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो रेट लॉ के हिसाब से, जो मैंने रेट लॉ लिखा था याद हो तो आपको, उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी।
और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। तो देखो यही चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। T1 ये बना है, T2 थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ये वो हो गया जो T2 ने बनाया, इट बिकम्स फ्लैट, और फ्लैट हो गया तो ग्रेटर फ्रैक्शन विद इनफ एनर्जी टू रिएक्ट, तो ये ग्रेटर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि ये पूरा एरिया इसके अंदर आएगा। फिर पूरा जो पहले एरिया कितना था, सिर्फ इतना एरिया था पहले, तो जो पहले सिर्फ इतना एरिया था, अब वो पूरा एरिया आएगा यहां पर। तो एरिया, और T1 और T2 में 10 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री बोल लो या 10 केल्विन बोल लो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि चेंज में दोनों चीजें एक आ जाती हैं। अगर 1 डिग्री चेंज होता है तो 1 केल्विन ही चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री और केल्विन स्केल पे सेम रहता है। तो आप 10 डिग्री का चेंज बोलो या 10 केल्विन का चेंज बोलो, कोई सा भी चेंज अगर 10 की वैल्यू से होगा तो एरिया जो होगा वो डबल हो जाएगा। ये खूबी है। सो द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइंस द रेट, दिस इज द एवरेज थर्मल एनर्जी, एंड जो रेट है वो डबल हो जाएगा क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को, जो थर्मल एनर्जीज हैं ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को, बैरियर को क्रॉस करेंगी और उनकी संख्या दुगनी होगी। पुराने टेम्परेचर से जितना था 10 डिग्री के बढ़ाने के बाद दुगनी होगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से पूरा कंसेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो क्लियर हुआ बच्चों, ये पूरा ग्राफ और पूरा कर्व आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। सो एट टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस मोर मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स, more molecules will be capable of undergoing effective collisions, and the rate of reaction at temperature T+10 degree Celsius is much higher than at temperature T degree Celsius. Clear है? स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये सारी बातें वही हैं जो हमने अभी तक देखी थी, ये सारी बातें उन्होंने वापस से उनके बुलेट पॉइंट्स बनाकर आपको बताई हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर जिस पर हमने बात करी थी, किस पे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी के अलावा हमने इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी को भी इसी वीडियो में समझा है, जिसमें हमने ये देखा है कि कैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकता है। और उसी के अंदर हमने बहुत डिटेल में कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी भी पढ़ा था। लास्ट में फिर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखी थी जो अर्हेनियस पर बेस्ड थी, लेकिन हमने अर्हेनियस इक्वेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि अर्हेनियस इक्वेशन का एक पूरा टॉपिक, एक पूरा वीडियो हम लोग अलग से देखेंगे जो एक्सक्लूसिवली अर्हेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी के नाम से होगा। और ये वीडियो में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखी, जिसमें यह पता चला कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। डबल से भी ज्यादा हो सकती है, 2 से 3 के बीच में उसके टाइम फ्रैक्शंस रहेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो उनका रहेगा, यानी कि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस का जो रेशियो होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा हर 10 डिग्री के राइज करने के बाद रिएक्शन का। और ये ऐसा इसलिए देखा क्योंकि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड को पार कर जाते थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को पार कर जाते थे, वो हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के पे डबल कर हो जाते थे। मतलब हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हो अगर आप, तो वो डबल हो जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिससे रेट कांस्टेंट डबल होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। ये था हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों अर्हेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी, जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर पे, केमिकल काइनेटिक्स पे। इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी हो, SST हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सभी के आपको चैप्टर्स मिलेंगे आपकी क्लास के हिसाब से। और टॉपिक वाइज इनकी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है magnetbrains.com पर, जहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हो और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।